तो राज्य से उठेगा पर्दा, इस सवाल के साथ शुरुआत करेंगे और खबर दिल्ली से, जहां साकेत कोर्ट में श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की पेशी हुई। थोड़ी देर में पेशी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। कोर्ट रूम के दरवाजे अंदर से बंद किए गए हैं। साकेत कोर्ट के बाहर वकीलों ने नारे लगाए। वकीलों ने कहा श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। इस तरह के वहां पे नारे लगाए गए, एक तरीके से विरोध किया गया, गुस्सा जाहिर किया गया, क्योंकि श्रद्धा मर्डर को लेकर पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है, आक्रोश है। जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, ऐसे लब जिहादियों को फांसी दो। तो श्रद्धा को इंसाफ कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आज जो आरोपी है आफ्ताब, उसकी कोर्ट में पेशी है और पेशी से पहले वकीलों ने यहां पे आरोपी को फांसी देने की मांग की। तो दिल्ली के साकेत कोर्ट के बाहर वकीलों ने श्रद्धा के कातिल आफ्ताब को फांसी देने के लिए नारे लगाए। हमने आपको सुनवाया किस कदर यहां पे जो वकील थे वो गुस्से में है और कोर्ट परिसर के बाहर ही नारेबाजी हुई। वहां पे फांसी दो के नारे लग रहे थे और आफ्ताब के खिलाफ ये नारेबाजी बुलंद हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि 3 बजे आज आफ्ताब को पेशी करनी थी, चूंकि पुलिस की जो रिमांड थी वो 7 दिन के लिए थी और हर 7 दिन और 14 दिन का जो एक रिमांड का न्याय का जो प्रोसेस है उसके तरह ही हम सबको चलना पड़ता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर थे उन्होंने एक दलील दी कि हमें कुछ समय और चाहिए, जो उनका और इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जो कुछ पार्ट्स मिले हैं उनको और कुछ पार्ट्स और मिलना है, तो उसके लिए टाइम के लिए एक एप्लीकेशन रेजोनेंस मूव किया है, जो कि 4 बजे जनाब ने उसको रखा हुआ है, अलाउ भी कर देंगे और 4 बजे वीसी के थ्रू ही उनको ऑनलाइन भी किया जाएगा, क्योंकि जो कोर्ट में है न्याय व्यवस्था में काफ़ी भीड़भाड़ थी और लोगों के मन में सब में आक्रोश है कि कल्प्रिट को न्याय मिले। सबसे पहली बात, अभी कुछ नारे भी लग रहे थे, क्या कुछ वो नारे थे, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे न्याय मांग रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा जघन्य अपराध है जो मानवता को शर्मसार करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी मानसिकता रखता है, इस प्रकार की मानसिकता रखता है, तो वो मानव प्राणी के अंदर जीवन योग्य व्यक्ति ही नहीं है। और न्याय की एक प्रणाली है कि न्याय को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि एक व्यक्ति को न्यायिक रूप से ट्रायल चलवा के उसको हमेशा के लिए सजा दिलवाई जाए, फांसी दी जाए। यस, बिल्कुल। तो साफ तौर पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे नारे लग रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? जिहादी को फांसी दो, फांसी दो, श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, ऐसे लब जिहादी को फांसी दो, फांसी दो, श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, ऐसे लब जिहादी को फांसी दो, फांसी दो। बिल्कुल। तो आप साफ तौर पे सुन रहे हैं किस तरीके से श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दो के यहाँ पे जो स्लोगन है, जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। और उन्हीं जो प्रक्रिया है, क्या कुछ है आगे की बताएंगे आप? अभी देखिए, हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब ने उधर काफ़ी भीड़ होने की वजह से इसको बीसी, वैसे 3:30 बजे हमारा इस तरीके का मैटर पेश हो जाता है, लेकिन अभी इसको वीसी से ऑन 4 o'clock लेंगे और आगे जो भी प्रणाली होगी आपको सब कुछ सूचना कर देंगे। साकेत कोर्ट में नारे भी लगे कि श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। ऐसे में अगर हम बात करें तो आरोपी की ओर से भी वकील तय किए, कुछ गलत तो नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो आगे की क्या कुछ प्रक्रिया, क्योंकि अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, आगे जिस जो भी तरीके कानूनी प्रक्रिया होगी आपको सारी चीज सूचित कर दिया जाएगा। तो कैसे मोहब्बत की एक खूनी कहानी को अंजाम दिया गया, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं, समझाते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ और कैसे आगे तक कार्रवाई जारी है। फ्रिज में रखे गए श्रद्धा के शव के टुकड़े, दिल्ली में मोहब्बत की कैसे एक खूनी कहानी को दास्तां दी गई। दरअसल बैग में लाश के टुकड़े भर के आफ्ताब लेकर जाता था और उन टुकड़ों को अलग अलग इलाकों में फेंकता था। इस तरह का कबूलनामा उसने किया है। रोज रात 2 बजे फ्लैट से निकलता था और शव का एक टुकड़ा जो है वो जंगल में फेंकने का उसे फेंका करता था। करीब 16 दिन तक उसने 35 टुकड़े अलग अलग जगह पे फेंके एक शव के, उस शव के जो उसकी प्रेमिका का था, जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था। आरोपी हंसामी की ट्रेनिंग ले चुका है और इसलिए उसने इस तरह के टुकड़े किए जिसने इंसानियत को भी शर्मसार किया। और शव के टुकड़ों को फेंकने के बाद आफ्ताब सामान्य तरीके से जीवन जी रहा था। यह अपने आप में
कई तरह के सवाल पैदा करता है ये पूरा घटनाक्रम कि कैसे एक शख्स जो बिल्कुल साधारण किसी व्यक्ति की तरह काम करता है, जिसने पढ़ाई की, जिसने जो एक रिश्ते में था, वो किसी युवती के साथ रह रहा था और फिर उसने गुस्से में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि उसने कहा कि मैंने गला घोट के मार डाला। लेकिन अमूमन आमतौर पे अगर गुस्से में किसी से किसी तरह की कोई इस तरह की घटना होती है तो बाद में उसे पछतावा होता है, डर लगता है, दुख होता है। लेकिन इसे ना पछतावा है, ना डर था, ना दुख था और इसने उस गुस्से के बाद की जो कहानी थी उसको इस तरीके से गढ़ा जैसे मानो पहले से ही उसकी पूरी प्लानिंग थी इस घटना को अंजाम देने की। उसने शव के कई टुकड़े किए, फ्रिज खरीदा, उसमें कई दिनों तक रखा, एक एक करके उसने अलग अलग इलाकों में शव के उन टुकड़ों को फेंका कि लाश को ठिकाने लगाने की जो उसकी प्लानिंग थी। तो ये बताता है कि ये किस तरीके का इसका शातिर दिमाग था और अब एक के बाद एक इससे कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि ये पता चल पाए कि आखिर इसने इस तरह के काम को अंजाम क्यों दिया। लेकिन अभी तक चूंकि पुलिस के पास सिर्फ इसके कबूलनामे के अलावा कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जो इसको फांसी के फंदे तक लेके जाए। हालांकि कबूलनामा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अभी सबूत बहुत से चाहिए, जिसमें लड़की का जो मोबाइल फोन है वो अभी तक नहीं पता चल पाया कहाँ है। इसके अलावा जो डीएनए जांच है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जो हड्डियां बरामद हुई हैं क्या उसके पिता के उससे डीएनए मैच हो रहा है। कई चीजें हैं अभी जिसमें पेच फंसा हुआ है। तो हमारे साथ इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हैं, इसके अलावा ओपी सिंह हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और डॉक्टर आरती आनंद हैं। सबसे पहले पीयूष, मैं आपसे इस पूरे मामले को लेकर जानना चाहूंगा कि अब तक क्या क्या हुआ, चूंकि आज कोर्ट में पेशी, लेकिन कोर्ट के बाहर हमने सुना किस तरीके से वकीलों में भी गुस्सा था। जी बिल्कुल, इस वक्त हम साकेत कोर्ट के गेट नंबर 1 के बाहर ही मौजूद हैं और जिस तरीके से यहाँ पे कुछ देर पहले तक तमाम जो लोग थे, जो बाहर के लोग थे, जो दिल्ली के रहने वाले लोग थे, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ था। जब तक ये खबर नहीं आएगी ये पूरी जो सुनवाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, क्योंकि जो जाँच अधिकारी हैं उन्होंने अनुरोध किया था साकेत कोर्ट के जज से कि चूंकि खतरा है, उस आरोपी को भी खतरा है, क्योंकि तमाम जो भीड़ है वो बाहर मौजूद है, भीड़ गुस्से में है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरी सुनवाई को सुना जाए। तो जो जज हैं साकेत कोर्ट के अविरल शुक्ला, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम इस बात को मानते हैं और इस पूरी जो सुनवाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। थोड़ी देर में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन साकेत कोर्ट की अगर हम अंदर की बात करें तो करीब हजारों की संख्या में जो वकील हैं उन्होंने एक साथ एक सुर में नारे लगाए कि श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। और ये नारे सिर्फ साकेत कोर्ट के अंदर ही नहीं लगे बल्कि साकेत कोर्ट के बाहर भी लगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि 12 बजे के आसपास पेशी हो सकती है, इसके बाद 2 बजे का कयास लगाया गया। लेकिन जब जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने जब बताया कोर्ट को, उसके बाद जब कोर्ट की ओर से फैसला, कोर्ट की ओर से जो बातें कही गई, जो मंजूरी दी गई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी बहुत जो भीड़ है वो कम हुई है। लेकिन सभी लोग एक ही नजर बनाए हुए हैं कि आखिर अभी कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है, क्या रिमांड आगे बढ़ाता है, क्योंकि पूरे प्रकरण की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस विभत्स घटना को अंजाम दिया गया, विभत्स तरीके से अंजाम दिया गया और पूरी कहानी गढ़ी गई इस आरोपी द्वारा, और इसकी निंदा अगर हम बात करें जब साकेत कोर्ट के तमाम वकीलों ने यहाँ तक कहा कि हम लोगों ने इससे पहले भी तमाम तरीके के केसेस को लड़ा है, इससे जघन्य जो अपराध है, जघन्य से जघन्य अपराधों के केसेस को हमने लड़ा है, लेकिन इस तरीके के अपराध को सुनकर हमारी तक रूह कांप जाती है। आप सोचिए, जिन वकीलों का काम ही होता है ऐसे तमाम केसेस को कानून के माध्यम से आरोपियों को जेल में भिजवाना या निर्दोषों को रिहा करवाना, वो तक ये बात कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम अभी की बात करें तो पुलिस चाहती है कि नार्को टेस्ट हो। इसके अलावा पुलिस के पास अभी तमाम सबूत अभी मौजूद नहीं है, पुख्ता आधार नहीं है, क्योंकि मोबाइल फोन बरामद नहीं हुए हैं, कपड़े की बरामदगी करनी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि जो गाड़ी है, जो कूड़ा गाड़ी है जिसमें कपड़े इस आरोपी ने, आफ्ताब ने फेंके थे, उसकी अगर हम बात करें उसकी पहचान गाड़ी की कर ली गई है। सबसे खास बात है कि जो ब्लड्स मिले हैं
उस ब्लड सैंपल को लिया गया है। चूंकि जिस तरीके से आफ्ताब ने एक सातिराना तरीके से एक वेब सीरीज को देखते हुए पूरी घटना को अंजाम दिया, तो जिस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, साफ सफाई की थी, थोड़े से ब्लड मिले थे। अब वो ब्लड इंसानी ब्लड है, किसी जानवर के ब्लड है, ये भी अभी टेस्ट करना है। और इसके बाद अगर वो इंसानी ब्लड है, श्रद्धा के ब्लड है, तो सीधे तौर पे उसके डीएनए को श्रद्धा के माता पिता से मिलाया जाएगा और एक आधार बन सकता है। हालांकि जो ट्रांजैक्शन किया है आरोपी ने, बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे अभी आगे, चूंकि हमारे साथ ओपी सिंह साहब भी हैं और मनोवैज्ञानिक हमारे साथ डॉक्टर आरती आनंद भी हैं। ओपी सिंह साहब, चूंकि आपका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, आपने कई तरह के केस देखे, लेकिन इस तरह का ये जो केस आया दिल्ली में, ये सबको हैरान करने वाला है। 6 महीने पहले कत्ल हुआ, अब पुलिस जो है इस गुत्थी को सुलझा रही है। किस तरह की चुनौतियां पुलिस के सामने अभी हो सकती हैं और क्या कबूलनामा आरोपी का काफी है उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए? देखिए राजेश जी, मैंने आपके ही चैनल में पहले भी कहा था कि ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही ये खास तरह से चैलेंजिंग होगा। बिकॉज एक तो ये घटना बहुत पुरानी है, 6 महीने पहले की है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स अभी नहीं मिले हैं और मिलना अभी शेष है। सो टेक्नोलॉजी जो है वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशंस का एक मुख्य आधार होगा। आपने सही कहा कि केवल मात्र ओरल स्टेटमेंट से, वो भी पुलिस के सामने, उसमें हमको एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा और उसकी कोई एडमिसिबिलिटी भी नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ मुझको इस बात पर भरोसा है कि इंडियन पुलिस के पास ऐसे कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं। डीएनए एक है, फिंगरप्रिंट्स हैं, उसके अलावा कॉल डिटेल्स हैं, ओरल हो, डिजिटल हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उन दोनों का लिव इन रिलेशनशिप जो है उस पर भी बहुत सारे हैं, ओरल एविडेंसेस जो नेबर्स के हैं, उनके फ्रेंड्स के हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि पुलिस ने काफ़ी एविडेंसेस को कलेक्ट किया होगा, उन एविडेंसेस के कनेक्टिंग डॉट्स को जोड़ा होगा और उन जोड़ने के पश्चात ये बात ज़रूर है कि मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके पुलिस के पास एक बहुत ही कॉरोबरेटिव एविडेंस मिलेगा। बिकॉज जितने भी ओरल स्टेटमेंट्स हैं उनको कॉरोबरेट करना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एविडेंसेस के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से, इन सबों को करना पुलिस का दायित्व होता है। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस होंगे जो अभी पुलिस के पास हैं और पुलिस उनको अभी बताना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशंस जो है बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है जी। और ये फैक्ट है कि इस तरह का जो पुलिस रिमांड उनको 7 दिन या 5 दिन का मिला है, उसमें भी पुलिस ने काफी एविडेंसेस को इकट्ठा किया होगा, उन एविडेंसेस को रिक्रिएट किया होगा। जैसे दो तरह की इन्वेस्टिगेशंस में कि रिवर्स इन्वेस्टिगेशंस हम कैसे ले जाए और पूरे सीन ऑफ क्राइम को हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट करें, ये भी बहुत बड़ी चीज है। बहुत से ऐसे मामले आते हैं जिसमें पता नहीं चलता कि कैसे हुआ। आपको मैंने कहीं पढ़ा कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे क्रिमिनल ऑफेंस को रिकंस्ट्रक्ट किया है, वो रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत जरूरी था। मुझे याद है कि प्रयागराज में भी इसी तरह की घटना हुई थी जब मैं वहां पोस्टेड था, तो हम लोगों ने इस तरह रिकंस्ट्रक्ट करके और उसका पर्दाफाश किया था। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल सकता है, और सबसे बड़ी चीज है कि उन एविडेंसेस को बहुत ही बारीकी, व्यावसायिक दक्षता से उनको रखा जाए, उनको पैकेज किया जाए, उनको फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा जाए और बहुत ही जल्दी उनके रिजल्ट्स को पाया जाए, और फिर फास्ट ट्रैक के माध्यम से, फास्ट कोर्ट के माध्यम से उन एविडेंसेस को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, और कोर्ट जो है उस पर बारीकी से अध्ययन करके जितने ओरल एविडेंसेस हैं, जितने डिजिटल और अदर एविडेंसेस हैं, चाहे कॉल डिटेल्स हो या बहुत सारे लोकेशनल वैल्यूज के जो एविडेंसेस हैं, उन सबों को इकट्ठा करके पुलिस डेफिनेटली इस केस को कन्विक्शन की तरफ ले जा सकती है, सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन की तरफ ले जा सकती है। ठीक है। डॉक्टर आरती, देखिए, एक साधारण व्यक्ति जो काम करता है, जो एक रिश्ते में है, जो नौकरी कर रहा है, वो गुस्से में आके वो कह रहा है कि मैंने हत्या कर दी, लेकिन गुस्से के बाद अमूमन कोई साधारण व्यक्ति होता है तो उसे पछतावा होता है, दुख होता है, डर लगता है कि मैंने क्या कर दिया। लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जो उस हत्या के बाद प्लानिंग कर रहा था कि अब मुझे इसके टुकड़े कैसे करने हैं, शव को ठिकाने कैसे लगाना है, पूरी उसकी प्लानिंग की। ये जो मनोविज्ञान है, ये क्या कहता है, ये किस तरीके से हो सकता है? क्या ये बहुत साधारण है चूंकि इस तरह का मामला सबको डरा रहा है? एक्चुअली क्या है कि ये जो इंसान है, ऐसे जो लोग होते हैं, इनको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, जहाँ पे इनको ये लॉ से हमेशा भिड़ते रहते हैं।
सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, दे आर इम्पल्सिवली बिहेव करते हैं, और इम्पल्सिव एग्रेशन होता है, एग्रेसिव एक्ट्स होते हैं। और उसके बाद एक और चीज भी देखी गई है कि इनमें लैक ऑफ एम्पैथी है, यानी कि दे हैव नो फीलिंग्स फॉर अदर्स। मतलब अपना काम हो गया, उसके बाद यूज एंड थ्रो काइंड ऑफ थिंग, एंड दे डोंट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। मतलब वो गलती फिर बार बार करेंगे। और एक और चीज कि इनको किसी भी चीज का पछतावा नहीं होता, जितनी भी बड़ी इन्होंने मिस्टेक की हो, क्रिमिनली इन्होंने मिस्टेक मतलब मर्डर किया हो या किसी और चीज पे क्रिमिनल एक्ट किया हो, दे विल नेवर हैव फील गिल्टी। उनको वो हमेशा ही अपने मकसद की ओर चलेंगे। वो एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी मैनिपुलेटिव, कि वो अपनी बात बड़े आराम से बोल देते हैं, ज्यादा चार्मिंग हो सकते हैं, एंड एक शातिर माइंड की तरह दे बिहेव। इसमें एक ये चीज देखी गई है कि जितने भी साइकोपैथ्स के जो माना गया है, दे हैड बैड चाइल्डहुड या ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड हो सकता है, या अब्यूसिव चाइल्डहुड हो सकता है, या इन्वायरमेंट जहाँ पे इन्होंने बहुत वायलेंस देखा हो या वायलेंट बिहेवियर देखा हो। सो कहीं ना कहीं दैट कम्स बैक इन देयर बिहेवियर। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास जी। इसको आगे और बढ़ाएंगे क्योंकि वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मेहरौली में आफ्ताब के घर से हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। वसीम, जो घर में आसपास के जो पड़ोसी हैं, जो लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है, चूंकि एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। वसीम, आपने शायद म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करें अपना। हाँ बोलें। तो अभी आवाज में कुछ दिक्कत है। वसीम, मैं आपके पास लौटता हूं, अभी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। पीयूष, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, चूंकि पुलिस के सामने भी कई सवाल है, कई चुनौतियां हैं, और हम हर एंगल से इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे एक व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है कि जिसके साथ उसने साथ रहने की कस्में खाई हो, उसी के साथ ऐसा बर्ताव किया हो। लेकिन अब पेशी को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? चूंकि वकीलों में भी हमने देखा भारी गुस्सा है, वो भी फांसी की मांग कर रहे हैं। वो वकील जो अमूमन इस तरह के केस में भी लड़ते हैं सच और झूठ के लिए कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन वकीलों में भी गुस्सा। देखिए, अगर हम बात करें और इस पूरे केस की गंभीरता को समझिए, तमाम जो वकील इस वक्त अपने घरों या ऑफिस में चले जाते हैं, सभी लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं बने हुए हैं कि आखिर जो कोर्ट है क्या फैसला देता है, क्या रिमांड को आगे बढ़ाता है या क्या कुछ फैसला अभी देता है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, ये दिल दहला देने वाली घटना है। और एक बात समझिए राजेश, हर बार जो माँ बाप हैं वो गलत नहीं होते हैं, और लाख समझाने के बावजूद श्रद्धा ने आफ्ताब पर भरोसा किया, और इस आफ्ताब ने श्रद्धा के भरोसे का ही कत्ल नहीं किया बल्कि श्रद्धा के भी टुकड़े कर दिए। और सबसे बड़ी बात है कि आफ्ताब की अगर हम देखिए किस तरीके से इसके अंदर जो दरिंदगी है वो भरी हुई है कि जब श्रद्धा के इसने टुकड़े किए तो इसने फ्रिज में रखे और अलग अलग जगहों पे फेंका। इसके साथ ही आप देखिए, जब ये फ्रिज में ये टुकड़े रखे हुए थे श्रद्धा के, उसके बाद भी एक डेटिंग ऐप है बबल, उसके माध्यम से कई अन्य लड़कियों के संपर्क में आफ्ताब बना रहा। और इस दौरान भी सूत्र ये बताते हैं कि एक लड़की को वहां पे उसने बुलाया, और इस दौरान श्रद्धा के जो टुकड़े हैं वो फ्रिज में थे। और सबसे खास बात है कि सबूत मिटाने के लिए जो सिर है उसको आफ्ताब ने रगड़ा था, जलाने की कोशिश की थी, लेकिन जो सिर है वो डीप फ्रीजर में था, इसलिए जला नहीं पाया आफ्ताब। तो इसको उसने पूरी तरीके से रगड़ डाला था ताकि उसकी पहचान को मिटाया जा सके। जो डॉक्टर हैं जिनके पास इस मर्डर के बाद एक बार आफ्ताब इलाज कराने तक गया था, और डॉक्टर्स का साफ तौर पे कहना है जब इलाज कराने आफ्ताब आया तो पता ही नहीं चला, लगा कि वो एक निर्भीक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आंख में आंख डाल के वो बात करता था। हाँ। छोटे से कट लगे थे तो मानो उन्हें लगा डॉक्टर को कि वो चाकू से कट लग गया होगा। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे विभत्स घटना को अंजाम आफ्ताब ने दिया, उसकी सजा की मांग कहीं ना कहीं देश भर में उठ रही है।
ठीक है। ओपी सिंह जी, क्या कोई शख्स पुलिस को बयान के जरिए क्या भ्रमित भी कर सकता है? जिस तरीके से बड़े साधारण तरीके से उसने एक के बाद एक राज को उगला है, क्योंकि कई शातिर माइंड के जो अपराधी होते हैं वो भी इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि आपने कई इस तरह की जो स्टोरी है उनको देखा है, कवर किया है, सुलझाया है उनको। ऐसे में क्या अभी लड़की का मोबाइल, डीएनए, इस पे सब कुछ निर्भर करेगा? जब तक वो हाथ नहीं लगेगा तब तक बहुत आगे तक बढ़ना मुश्किल है। देखिए, ये बात सही है कि हर एक एक्यूज, हर एक जो आरोपी है वो भ्रमित करने की कोशिश करता है, और खासकर जब वो कोई अपराध करता है और अपराध में पकड़े जाने की संभावना ज्यादा होती है तो उसे भ्रमित करने की भी संख्या बढ़ जाती है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि हर एक अपराध में अपराधी कुछ न कुछ जरूर फुटप्रिंट्स अपना छोड़ता है, कुछ न कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो उसको मालूम नहीं होता है, और उसको ट्रेल करके पुलिस जो है सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन की तरफ जाती है। ये अपराधी जो है, इसने सबूत मिटाने की भरपूर कोशिश की। इसने न केवल विभत्स हत्या की, बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की। हत्या एक साधारण तरीके से भी हो सकती थी, लेकिन इसने बहुत विभत्स तरीके से हत्या की, और इसके हत्या करने का जो स्टाइल है, उस स्टाइल से इसकी मानसिकता प्रकट होती है। ये एक विकृत सिख मानसिकता का आदमी था, यंग था। इसने जो है बहुत ही बेरहमी से एक लड़की की हत्या की, 35 टुकड़े किए, और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए इसने प्रतिदिन, प्रति रात जो है ये एक एक पार्ट को ले जाकर जंगलों में फेंकता था, ताकि पुलिस को पार्ट का या पूरी बॉडी का पता न चल सके। हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जिसमें सबूत को मिटाया गया है, डेड बॉडी को फेंक दिया गया है, डेड बॉडी को जला दिया गया है, लेकिन इस तरह काट कर 6 महीने अपने ही खरीदे हुए फ्रिज के डीप फ्रीजर में रख देना, और उसके बाद एक एक करके रखना, और उसी फ्रिज में और फ्रिज के कमरे में ही 6 महीने तक रहना, और किसी को पता तक न चल पाए, ये इसकी मानसिकता का परिचायक है। तो मैं समझता हूं कि इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी कि कोई भी मेरा फुटप्रिंट ना हो, एविडेंस कोई इकट्ठा ना हो, लेकिन पुलिस के पास ऐसे कई सबूत मिलेंगे, डिजिटल नेचर के सबूत मिलेंगे। फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स तो मिलना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि 6 महीने पुराना ये मामला है, लेकिन उन जो 10 या 12 पार्ट्स मिले हैं, उन पार्ट्स की मदद से और उसके डीएनए की मदद से ये डेफिनेटली एस्टैब्लिश किया जाएगा कि इन दोनों के न केवल संबंध थे, बल्कि इस हत्या में इस व्यक्ति का बहुत ही परोक्ष रूप से, बहुत ही परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, और आई एम श्योर कि दिल्ली पुलिस एक बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पुलिस है, वो सब चीजों को इकट्ठा कर रही होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही पेनस्टेकिंग तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके हम सजा दिलवा सकते हैं। जहां तक वकीलों की मांग है, वो मांग समय समय पर इस प्रकार की घटनाओं के समय में होता है। मुझे याद है कि 1985-86 में दहेज की घटनाएं बहुत होती थी, और उन दहेज की घटनाओं में उस समय। ठीक है सर, मैं लौटता हूं। वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आफ्ताब के घर से इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, घर में क्या भी इस वक्त संदिग्ध है? पुलिस को यहां से क्या क्या बरामद हुआ है, और अभी किस तरह की वहां पे हलचल है? जो आसपास के लोग हैं उन्होंने क्या कुछ कहा? आप थोड़ा घर की तस्वीर दिखाएं, वहां पे अभी किस तरह के हालात हैं, किस तरह की संदिग्ध चीजें वहां से बरामद हुई हैं? बेसिकली जो आफ्ताब के घर से यहाँ पर एक फ्रिज बरामद हुआ गया था, और काफी चीजें थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आफ्ताब का घर है, और यहाँ पर जो ये सामान एज इट इज जो उसके घर से जो निकाला गया था, जो सर्च अभियान के दौरान जो यहाँ से निकाला गया था, वो पड़ा हुआ है। और यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था कि हमारे बीच ऐसा इंसान रह रहा है जिसने एक लड़की के 35 टुकड़े किए। और इस तरीके की जो वारदात होती है, ये मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पे सब रहते हैं, और एक गलियां हैं, और छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे घर हैं, और वहाँ इस तरह की वारदात होना, तो लोग अपने आप में डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर आरती भी है हमारे साथ, और कमल किशोर भी हमारे साथ बने हुए हैं, चूंकि उस जगह पे हैं वो जहां पे अलग अलग जगह पे शव के टुकड़े फेंके गए थे। कमल किशोर, आपके पास क्या जानकारी? चूंकि दिल्ली के मेहरौली इलाके के कई अलग अलग इलाकों में इस शख्स ने उस लड़की के टुकड़ों को वहां पे फेंका था, शव को। क्या आपको जानकारी अभी मिल पाई है वहां पे?
उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर जिस लड़की के श्रद्धा नाम की जो लकड़ी की लड़की थी उसके 35 टुकड़े करे गए थे और उसी के साथ मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया चुका है और उस समय अभी आरोपी को है कि ना पुलिस जो है हिरासत में ले लिया गया है और उसी के बाद टुकड़े तो जो 35 टुकड़े किए थे उस लड़की के मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ और तमाम जो मीडिया यहाँ पर मौजूद है और बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक से ये बताया जा रहा है कि उसको कोर्ट में पेश करना था लेकिन किसी कारणवश वहाँ पर भीड़ होने की वजह से उसको वहाँ पे कोर्ट पेश किया। सूत्रों के मुताबिक से ये पता लग रहा है कि उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वहाँ पर उसको पेश किया जा सकता है लेकिन अभी साकेत कोर्ट में उसको ले जाने की कोशिश जारी है। आप जहां पे है क्या, चूंकि वहां पे अब मीडिया का जमावड़ा भी है, क्या ये वही जगह है जहां पे कुछ शव के जो टुकड़े हैं वो यहां पे बरामद हुए थे? शव का कुछ हिस्सा जो है वो क्या इसी इलाके से बरामद हुआ था? जी बिल्कुल, मैं जगह बताता हूँ, जगह दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जगह दिखाए क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर उस लड़की के टुकड़े मिले थे और जो युवक था जो आरोपी था वो लगातार रात को आता था और इस यहाँ पर जंगल के अंदर और तकरीबन रात को 1:30 बजे करीब वो आता था और एक एक टुकड़ा वहाँ पर रोज उसका फेंक कर जाता था। आफताब के घर से इस इलाके की दूरी कितनी है? करीब करीब कितना वक्त उसको यहाँ पे लगता होगा आने में? तकरीबन आफताब के घर की जो यहाँ पे जो दूरी है तकरीबन 100 मीटर बताई गई है और जो वो 100 मीटर के दायरे में पहले देखता था कि रात को किसी समय कोई नज़र नहीं आता था तो रात के समय वो उस जो लड़की का एक एक टुकड़ा लेकर आता था और उसी के दौरान यहाँ पर रात को जब सुनसान रोड हो जाता था तो और उसी के अंदर इस पार्क में साथ में नज़दीक में जो पार्क है जंगल है उसी के अंदर एक एक टुकड़ा रोज फेंक कर जाता था। तस्वीरों में हमें कमल ये भी दिखाई दे रहा है कि ड्रोन यहाँ पे आसपास हमें उड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या ड्रोन के जरिए पुलिस की कोशिश है कि कुछ सबूत इकट्ठा किए जाए, शव का जो टुकड़े हैं वो किसी तरीके से बरामद किए जाए? तस्वीरें मैं अभी आगे की दिखाऊंगा, मैं थोड़े से दूर और कदम की दूरी पर चलूंगा, थोड़ा जंगल और भी है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो लड़की के जो टुकड़े थे वो जंगल के और भी अंदर फेंके गए थे और उसी तरीके से जो दिल्ली पुलिस है यहाँ पर भी अपने ड्रोन के साथ जो है वो निगरानी पे है कि किस तरीके से जो है लड़की के और भी जो है जो चीजें हैं वो मिले यहाँ पर। ठीक है डॉक्टर आरती, ये देखिए जिस तरीके तस्वीरें देख रहा हूँ मैं आपको, तस्वीरें दिखाएं जी। ड्रोन की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो है लगातार जो है दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम मीडिया के कर्मी लोग मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं। देख सकते हैं तस्वीरें आप ड्रोन की। तो चलिए ये देखिए ये वो इलाका है जहां पे शव के इस हैवान ने अलग अलग चूंकि कई टुकड़े किए थे और रोजाना घर से दूर जाके जंगल के एक हिस्से में शव के एक टुकड़े को फेंक देता था। अब चूंकि वहां पे पुलिस ड्रोन के जरिए भी पूरी जांच जो है वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है और मीडिया का जमावड़ा भी है वहां पे। ये एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया और अभी भी एक कबूलनामे के अलावा पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। ना लड़की का फोन बरामद हुआ, ना कुछ ऐसी चीजें जिससे ये साबित हो पाए कि हाँ जिससे इसे फांसी की जो सजा की मांग की जा रही है उस तक पहुंचाया जाए। लेकिन पुलिस है चूंकि अभी बहुत कुछ खुल के सामने नहीं आया और ना ही जांच में बताया जाता है कि क्या क्या पुलिस के हाथ में लगा है, ऐसे में अभी देखना यह होगा कि अभी पुलिस के पास कहां का क्या क्या पहुंचा है और क्या क्या हाथ लगाया और ये जांच कहां तक आगे पहुंची। आज पेशी थी लेकिन वहां पर भी वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया, अपना गुस्सा जाहिर किया। एक ब्रेक